सुप्रभात बच्चे। हिंदी वर्ग 7 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 लेकर आपके पास पाठ 6 लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले और दूसरे भाग में हमने कविता की व्याख्या की, जिसे समझा, और तीसरे भाग में इसके शब्दार्थों तथा इसके प्रश्नोत्तर को लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। शब्दार्थ परस। परस का मतलब स्पर्श होता है ना। परस मतलब छूना। दर्श देखना, दर्शन का भ्रंश है दर्श, है ना। दर्श दिखा दे मोहन प्यारे, यानी अपना दर्शन करवा दें। आरोहियों, पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोही और अवरोही दो तरह के शब्द होते हैं। आरोही यानी चढ़ते समय चढ़ना, है ना। तो आरोहियों यानी पर्वत पर जो चढ़ने वाले पर्वतारोहियों, है ना। पर्वत आरोहियों, पर्वतारोहियों कहलाया। आमंत्रण, बुलावा, निमंत्रण, है ना। हमें वहाँ से आमंत्रण आया अलग विश्वविद्यालय से। नीर घोषला, सुने होंगी कविता। नीर न दो चाहे को आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अनुकूल उड़ान में विघ्न न डालो। परिवेश, माहौल, वातावरण। किस परिवेश में आप रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं। परिवेश यानी वातावरण। पृथक, अलग। क्या हुए, अलग किया गया। अगर कोई 2-3 सामग्री एक साथ है, कोयला, लोहा के बारीक हैं, बालू, है ना, तो उससे अलग करना क्या हो गया। लोहे को टुकड़े को अगर चुंबक से हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं, अलग कर लेते हैं। एकाकी, अकेला। एकाकी यानी अकेला, अकेला रहना चाहा, अकेला वो व्यवस्थित रहें, अकेले ही सारे काम करें। वो अकेले रहने का जो माहौल है उसे हम एकाकी कहते हैं। ठूठ सा, बिना डाल पात के, है ना। वैसे वृक्ष जिसमें पत्तियां नहीं होती, न बढ़ता है, वो बिल्कुल ये कह सकते हैं मर जाते हैं, है ना। पत्ते सूखा पेड़, तो वैसे। औरों यानी दूसरों, है ना। तो ये थी शब्दार्थ जिसकी चर्चा मैं करना उचित समझा, जिससे बच्चे क्या होते हैं एक लंबे समय तक उसे याद रख पाते हैं। कविता की प्रश्नोत्तर, पाठ से प्रश्न की प्रश्नोत्तर की मैं चर्चा करूं तो, कवि अभिनंदन का अधिकारी किसे और क्यों मानता है। कवि अभिनंदन का अधिकारी उन लोगों को मानते हैं जो मेहनत से, अपने लगन से ऊंचाई को प्राप्त किए हैं, है ना। उनको अभिनंदन और अधिकारी, अभिनंदन का अधिकारी यानी वो सम्मान के योग्य माने जाते हैं। वे सम्मान के योग्य माने जाते हैं, वो अधिकारी हैं, है ना। तो अभिनंदन के अधिकारी वो तमाम लोग हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, ऊंचाई को प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ पर गौरैया और बटोही को क्या क्या असुविधा होती है। ऊंचे पहाड़ पर गौरैया और बटोहियों को असुविधा यह होती है कि गौरैये अपना घोंसला वहां नहीं बना सकते। कारण यह है कि ऊंचे पहाड़ पर कोई रहता नहीं है, या रहने लायक वैसी जगह नहीं है। गौरैये को तो उन लोगों के बीच ही रहना है जहां से उनको खाने की सामग्री मिल पाए। गौरैया लोगों के बीच में रहना चाहती हैं, और जो व्यक्ति जो लोगों के बीच में रहना चाहे और वो पहाड़ पर जाकर अपना बसेरा बनाए, अपना नीर बनाए, यह संभव नहीं है। बटोहियों की भी यही बात है। कोई रहने के लिए पहाड़ पर रुकने के लिए नहीं जा सकते हैं, ठहरने के लिए पहाड़ पर नहीं जाते। तो इसलिए वहाँ पर ठहरने के लिए, वहाँ पर रुकने के लिए गौरैये को और बटोहियों को असुविधा होती है। कवि ने ऊंचे
कवि ने केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, कवि का ऐसा क्यों कहा है? केवल ऊंचाई अगर हमारे में होते हैं तो लोग हमारे पास आने से कतराते हैं, वो हमारे करीब आसानी से नहीं आ सकते हैं। अगर केवल ऊंचाई हो तो हम तक पहुंचना भी कठिन होगा। ऊंचाई के साथ अगर विस्तार हो तो चढ़ने में उनको सुविधा होगी, धीरे धीरे वो ऊंचे आएंगे, हमारे करीब आ सकते हैं। तो केवल ऊंचाई ही महानता नहीं है, उसके साथ ऊंचे भाव और विस्तार वाली भाव का होना, है ना, जिनके दिल में औरों के लिए जगह हो, ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, तो वो देखने में सुसज्जित लगते हैं। लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं, उन्हें अपनी बात, अपनी परेशानियों को बता पाते हैं, उनसे सीख पाते हैं। अगला है, कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना कैसे मनुष्य से की है? कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना एकाकी के बीच रहने वाले मनुष्यों से की है। जो मनुष्य एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो किसी से अपनी परेशानी को न बांटते हैं न सुनते हैं। वैसे मनुष्य जो अपने मुख पर काल्पनिक मुस्कुराहट को चिपकाए रहते हैं, सच्चाई नहीं बताते, सच्चाई से अनभिज्ञ रखते हैं सभी को, और अंदर ही अंदर रोते हैं, वैसे एकाकी मनुष्य से कवि ने पहाड़ की तुलना वैसे मनुष्य से की है। उसके बाद, ऊंचाई के साथ साथ विस्तार का होना क्यों जरूरी है? ऊंचाई के साथ विस्तार का होना इसलिए जरूरी है कि केवल अगर ऊंचाई रहे तो वहां तक पहुंचना, उसकी चोटी तक पहुंचना, उससे मिलना कठिन हो जाएगा। जिस पहाड़ में ऊंचाई लिए हुए है, वहां तक केवल ऊंचाई लिए हुए है, वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, विस्तार कहने का मतलब पहाड़ में विस्तार, मनुष्य के दिल में विस्तार, उसकी आत्मा में जगह हो, औरों के लिए दिल बड़े हों जिनके, तो उन तक पहुंचना आसान हो जाता है ना। अगर हम पहाड़ के नज़रिए से देखें तो ऊंचाई के साथ अगर विस्तार हो तो जो विस्तार वाले भागों से क्या होंगे, सुविधा हो जाएगी चढ़ने में, जिससे हम कह सकते हैं कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी होना जरूरी है। कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे मुख्य प्रश्न, अगर इसे हम ध्यान पूर्वक अगर देख लेते हैं तो और भी प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल सकता है। कविता का मूल भाव यह है कि हमें ऊंचाई सबों में अच्छी चीज है, लेकिन ऊंचाई को इस प्रकार महसूस करना कि लोग उनसे मिले नहीं, लोग उनसे अपनी परेशानी को न कह पाए, आपको उनके सामने झुकने में कठिनाई हो, आप इतने ऊंचे न हो जाएं कि आप किसी की परेशानी को, किसी की मजबूरी को न समझ पाएं, आप अपने में ऐसा ऊंचाई प्रदान न कर लें कि आप तक कोई अपनी बात आकर न कहे। आप ऊंचे हों अपने ज्ञान से, अपने संस्कार से, लेकिन ऐसी ऊंचाई भी अच्छी बात नहीं है कि औरों को नीचा समझने लगे, है ना। ऐसी भी ऊंचाई अच्छी बात नहीं है कि लोगों की परेशानी को हम समझ ना पाए, देख ना सकें। ऐसी भी ऊंचाई अच्छी बात नहीं है कि लोगों की कष्टों को हम महसूस न कर सकें। ऐसी भी ऊंचाई अच्छी नहीं है कि अपनी वेदना भी औरों से न कह सकें, लोग उनसे ऐसी उम्मीद ही नहीं कर पाए कि ऐसे ऊंचे लोग कभी कष्ट में होते हों, है ना। तो कविता का मूल भाव यह है कि आप अपने में ऊंचाई प्रदान करें, अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, अपना विस्तार करें, अपने मेहनत में ऊंचाई लाएं, अपने संस्कार में, अपने ज्ञान में ऊंचाई लाएं, लेकिन अपने स्वभाव को विस्तार पूर्वक रखें। ऊंचाई के साथ हमारे स्वभाव में विस्तार भी होना आवश्यक है, तभी विस्तार होने
के कारण हमारे दिल में जगह होंगे और लोग अपनी वेदना को, अपने कष्ट को हम तक पहुंचा सके, हम तक ला सकें। यह कविता का मूल भाव है। बच्चे, हमने यह कह सकते हैं ज्ञान परख कविता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जो वाणी होती है, ओजस्वी होती है, उनकी कविताएं और भी सुने थे। जिसकी चर्चा मैं करना अगर चाहूँ तो उनकी कविता हमने सुना था। अगर आपको कभी मौका मिले तो उस कविता को सुनेंगे। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौ से, पर स्वतंत्रता भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से रक्षित यह स्वतंत्रता, त्याग मनुष्य पर अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का जो सपना अपने घर में ही खड़ा होता है। धन्यवाद बच्चे। तीसरे भाग लेकर, कविता के तीसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित था। धन्यवाद।